बार मुझे देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। आप सभी लोगों के लिए जो है वो मैं पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस लेकर आती हूँ। JRF अड्डा एप्लीकेशन पर प्रीमियम कोर्सेज चलते हैं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और यूट्यूब पे जो क्लासेस चलते हैं आप उस पर भी फॉलो हमें कर सकते हो। कोशिश यही है कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट सेक्टर्स का क्यूमुलेट कर सकूँ और वाई आई चूज़ टू बी अ टीचर वो मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ वाइल माई क्लासेज इज गोइंग ऑन। क्लासेस के अंदर आपको पता लग जाए कि मोटिवेशन लेवल से कि वाई आई लेफ्ट सो मैनी जॉब्स एंड आई चूज़ टू बी अ एजुकेटर and that too on online platform, not a traditional form of teaching, right? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ऐसे ही साथ में बने रहेंगे। जैसा मैंने आप लोगों को कहा, everything is possible if you want it to be a possible thing। मैं ये बहुत स्ट्रेट चीज़ बोल रही हूँ और ये किसी राइटर ने नहीं लिखी, ये अदिति मैम का ही राइटर है। समझने की कोशिश करिए, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है अगर आप नहीं चाहते हो कि वो पॉसिबल हो तो। चाहे उसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, चाहे उसको आप साइंटिफिक वे में कॉग्निटिव थिंकिंग बोल लो, आप उसे किसी भी वे क्वांटम कोहेरेंस बोल लो, कुछ भी बोल लो आप। ये सारी रूल, सारे साइंस, सारी फिलॉसफी एक ही चीज़ बोलती है। आप नहीं चाहते हो ना करना तो नहीं होगा, और आप चाहते हो करना तो हो जाएगा। कितने समय में लगेगा वो नहीं पता। कल इंस्टाग्राम पे भी मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, इट्स ऑल अबाउट गिविंग टाइम टू थिंग्स। तो बस वैसे ही प्यार से, बहुत मेहनत से JRF अड्डा प्रीमियम कोर्सेज बनाए हैं। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलती है आपको इसके अंदर। रियल लाइफ एग्जाम्पल से कोशिश करते हैं कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बिहाफ पर पूरा का पूरा कलेक्शन दें। एग्जाम्पल्स के साथ में टेस्ट सीरीज भी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी मिल जाती है। हर 15 दिन में एक काउंसलिंग सेशन होता है और आप सभी लोगों के लिए डेली जो है वो स्टडी मटेरियल भी आता है। ऑफलाइन आना चाहते हो ऑफलाइन आ सकते हो। ऑफलाइन के अंदर अभी क्रैश कोर्स आने वाला है और 7th को मेरा रिसर्च का डेमो है। अगर आप आना चाहते हो, 3 दिन का डेमो फ्री होता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आके भी पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। बताइए क्या आंसर यहां पर आपका होने वाला है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन सी और डी दोनों में कंफ्यूजन मुझे यहां पर दिख रहा है। भाई ऐसा कंफ्यूजन वाला काम तो होना नहीं चाहिए। और वीडियो लाइक एंड शेयर हो जाना चाहिए भाई जल्दी से। चलिए जी, तो देखो यहां पर सबसे पहले आप लोगों से बोला जा रहा है कि अलग अलग रिसर्च मेथडोलॉजीज हैं जो आपके सामने लिखी हैं और इनको आपको मैच करना है इनके बिलीफ्स या फिर अप्रोचेस से। आपके पास में सोर्स क्रिटिसिज्म है, पॉजिटिविज्म है, इंटरप्रेटिविज्म है, या फिर आपके पास में है पोस्ट पॉजिटिविज्म। यहां पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक एक करके इनके कीवर्ड्स आपको कैसे पकड़ने हैं। जैसे सबसे पहले बात करूंगी आपके पॉजिटिविस्टिक लोगों की। पॉजिटिविज्म जो है वो ये बात बोलता था कि जो साइंस प्रूव कर सकती है सिर्फ वही सत्य है। ये सारे जो तरीके हैं ये सच को ढूंढने के, ट्रू नॉलेज को फाइंड करने की बिलीव्स है। तो सबसे पहले लोग आए थे पॉजिटिविस्टिक लोग। इन्होंने ऐसा बोला कि जो चीज साइंस प्रूव कर सकती है वही सही है। देखो कह रहा है द ऑब्जर्वर इज द पार्ट ऑफ व्हाट बीइंग ऑब्जर्व्ड, रियलिटी कैन नॉट बी नोन विद द सर्टेनिटी, द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग क्वालिटीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ इंफॉर्मेशन, ह्यूमन इंटरेस्ट आर इररेलेवेंट। अब यहां पर अगर इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखो तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि मैम ये जो है ये किसके ऊपर बात कर रहा है। ये सीधा सीधा इसके ऊपर बात कर रहा है कि हमारे पास में जो है वो सभी की सभी चीजों पर हम लोगों को मेन चीज जो है वो लॉजिक के ऊपर काम करना है और कोई भी चीज जो है वो आपकी रेलेवेंट नहीं है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो जो पॉजिटिविस्टिक लोग हैं उनके पूरे ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऐसा है जो आपको मैच करता हुआ दिखेगा एंड दैट इज बी का 4, और बी का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, बी का 4। समझ में आया भाई। इसके अलावा भी देख लो, मैंने अभी अभी बोला कि जो आप लोगों की रियलिटी होती है वो हम क्या नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। कोई भी रियलिटी सर्टेनिटी के साथ में आपको बताई नहीं जा सकती है। ये चीज जो थी ये किसने बताई थी, ये हमें बताई थी कि भाई रियलिटी
अलग अलग तरीके से बताई जा सकती है, इसमें सब्जेक्टिविटी हो सकती है, साइंस हर चीज प्रूव नहीं कर सकती है। ये सब चीजें हमको बताई थी जब पॉजिटिविस्टिक लोगों के बाद पोस्ट पॉजिटिविस्टिक लोग आए थे। समझ गए हैं? पोस्ट पॉजिटिविस्टिकली अगर बात करी जाए तो पॉजिटिविस्टिक के ऑपोजिट नहीं है, पर ये उनके आगे की जनरेशन की बात है। एक ऑब्जेक्टिविटी की तरफ बात करता है तो एक बात करता है सब्जेक्टिविटी की तरफ। वेयरएज अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप लोगों का लॉजिकली पॉजिटिविस्टिक लोग जो आते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर साइंस की बात हो रही है तो हम बिल्कुल ऑपोजिट बात करेंगे। इसी के साथ साथ इंटरप्रेटिविज्म लोग आए। इंटरप्रेटिविज्म वाले लोग क्या कहते हैं, सिंपल सॉर्टेड वाली भाषा है इनकी, ये ऐसे बोलते हैं कि हम हमारे अकॉर्डिंग रियलिटी को इंटरप्रेट कर लेंगे, हम हमारे अकॉर्डिंग करेंगे ये चीज। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जो ऑब्जर्वर होता है वो खुद उस ऑब्जर्वेंस का पार्ट होता है जिसे वो ऑब्जर्व कर रहा है, खत्म कहानी। तभी तो हम इंटरप्रेट कर पाएंगे अपने अकॉर्डिंग। और बचा कौन सा, सोर्स क्रिटिसिज्म, जिसके अंदर हम लोग इवेल्युएट करते हैं ऑटोमेटिकली, जहां से चीज आई जैसे आई, ओरिजिन सोर्स, किसी चीज का क्या सोर्स है उसको इवेल्युएट करते हैं, हम खुद छानबीन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और फिर रियल टर्म्स के अंदर मतलब समझते हैं किसी एक चीज का। तो ये सभी की सभी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक जल्दी से आप सभी लोगों को मैं बोल दूं क्या कि आपके लिए जो है वो यहाँ पर होना चाहिए एक और फ्यूचर ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दूं क्या, बोलो रेडी हो गया? क्या मैं इस टॉपिक से एक और क्वेश्चन इसी वक्त बना के दिखा दूं आपको? अब बैक बेंचर्स बैच में आए हैं मैम तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, बोलो भाई। हाँ, जो लोग ने सोर्स से किया बहुत ही बढ़िया बात है। चलो एक क्वेश्चन और बनाना चाह रही हूँ, आप लोग अगर एक बार थम्स अप दोगे लाइव चैट में तो मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर बना के दिखाऊंगी आपको। एक और ऐसी रिसर्च है जिसका यहाँ पर मुझे सीधा सीधा क्वेश्चन दिख रहा है, बना दूं? चलिए सोर्स क्रिटिसिज्म को पकड़ती, यहां पर बात की है हुई सोर्स क्रिटिसिज्म की। ये जो आप लोगों का सोर्स क्रिटिसिज्म है ना, ये आप सभी लोगों के लिए कौन सी रिसर्च का पार्ट है, मतलब मस्ट टू डू है, उस रिसर्च के अंदर ये किया ही किया जाता है। ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसके अंदर सोर्स क्रिटिसिज्म किया जाता है, बताइए जी। ये क्वेश्चन आप लोगों का बढ़िया सवाल है, बनने के चांसेस बहुत हाई हैं। वेरी गुड, हिस्टोरिकल रिसर्च इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, +2 मेरी तरफ से। सही है, ठीक है। अंजलि आपने गलत जगह गलत मैसेज डाल दिया, एक बार इंग्लिश वाले देख लें भाई, अब हिंदी वाले पे चलें क्या? देख लिया आप लोग, अपना स्क्रीन होल्ड कर लो। हिंदी वाले भाई एक बार हिंदी वाले भी देख लो और मुझे बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए सॉल्व करें। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है जिसके अंदर आप लोगों को नो के ऊपर बात की गई है और आपसे ये बोला जा रहा है कि इमीडिएटली हम क्या इन्फर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैम जैसे ही ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग बना लेते हैं ए ई आई ओ और यू, ठीक है, और यू को हम लोग बोल देते हैं गेट आउट। अब यहाँ पर ये जो आप लोगों का ई है इसका मतलब होता है नो, सही है। ए का मतलब तो ऑल होता है, आई का सम होता है, ये सम नॉट होता है। आपको ये बोला जा रहा है कि जो ये नो है मैम ये आप लोगों के लिए फॉल्स है। अगर आपका नो फॉल्स होता है तो हम क्या क्या इन्फर कर सकते हैं? अगर ये फॉल्स है तो इसका टोनी कक्कड़ वाले भैया के साथ में कांटा लगा था और कांटा लगा था तो मैम इसकी डायगनली ऑपोजिट जो होगा वो इसका जस्ट उल्टा बोलेगा, यानी कि आई जो है वो आपका ट्रू होना चाहिए। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैम सम, तो सम जो है वो आपका ट्रू होना चाहिए। तो सम एस इज नॉट वाला नहीं नहीं नहीं, सम वाला ढूंढो मैम। सम जो है वो आप लोगों का ट्रू होना चाहिए, यानी कि मैम ऑप्शन नंबर डी तो 100% आंसर में होना चाहिए था। देखो सभी ऑप्शन से मैम डी 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 तो मैम 100% सही है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। जो ये फॉल्स है क्या ये नीचे की तरफ आता है? नहीं मैम,
फॉल्स नहीं, ट्रू नीचे की तरफ आता है। अगर ऊपर वाला फॉल्स है तो नीचे वाला कैसा होता है, नीचे वाला होता है डाउटफुल, इसको नहीं पता कि मैं ट्रू हूं या नहीं हूं, यानी अनडिटरमाइंड। तो जो सम नॉट है वो अनडिटरमाइंड होना चाहिए था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी पढ़ो, यानी ऑप्शन नंबर सी भी आंसर में होना चाहिए था। चॉइस एलिमिनेट, चॉइस एलिमिनेट, करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? बोलो भाई, हो गया क्वेश्चन सॉल्व? समझ गए क्या बेटा? सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में सी ही नहीं है, तो जब सी में सी ही नहीं है तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी एक्सप्लेन कर दूं? बी कह रहा है कि ऑल जो है वो भी अनडिटरमाइंड होगा। देखो आप लोगों का नो और ऑल, इनमें जो है वो रिलेशन होता है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी ये कहता है कि अगर एक फॉल्स है तो सामने वाला अनडिटरमाइंड है, बट अगर एक ट्रू है तो सामने वाला फॉल्स हो जाता है। ये कॉन्ट्रेरी का रूल है, और सब कॉन्ट्रेरी इसका जस्ट ऑपोजिट बोलता है। समझ में आ गया है तो एक बार थम्स अप हो जाएगा। थम्स अप हो जाएगा तो हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, और अगला क्वेश्चन है करंट से रिलेटेड। ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए आ गया करंट से रिलेटेड। आप लोगों की फरमाइश थी कि मैम आईसीटी रिसर्च के अंदर जो करंट के क्वेश्चंस आते हैं वो भी लाइए, तो सारे के सारे एक साथ आ गए हैं। आगे आइए। जल्दी 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 आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी के। ठीक है, देख लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। रिसर्च में रिसेंटली उन्होंने एक पावरफुल लैंग्वेज मॉडल को रिलीज किया जिसका नाम है GPT-3, चैट जीपीटी 2020 के अंदर लॉन्च किया। किसने किया? गूगल डीप माइंड, फेसबुक का एआई रिसर्च जिसको हम लोग फेयर के नाम से भी जानते हैं, ओपन एआई, या फिर आईबीएम का वॉटसन। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, फेयर की फुल फॉर्म याद कर लेना, आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, हाई लेवल कंटेंट मतलब समझ रहे हो किस लेवल का कंटेंट है। तो यहां पर करेक्ट आंसर दे रहे हो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी। क्या सही है? बिल्कुल सही है। अब जब ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ ही गई है तो कोई मुझे जीबीटी की फुल फॉर्म बता सकता है क्या? सुन तो बहुत लिए हो, इंस्टाग्राम पे सारा दिन रहते हो, तो आपने नाम तो बहुत सुना है। कोई मुझे इस GBPT की फुल फॉर्म बता सकता है क्या? जीपीटी की फुल फॉर्म कोई मुझे बता सकता है क्या? गूगल का जेमिनी। अच्छा, हाँ भाई, कौन बता सकता है मुझे इसकी फुल फॉर्म? जनरेटिव प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी। ये गूगल सर्च करके जो तुरंत आंसर आप दे रहे हो, नहीं। ठीक है अभिलाषा जी, बिल्कुल नहीं, जनरल पर्पस नहीं होगा ये है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड टेक्नोलॉजी। जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी नहीं आएगा। जीपीटी की फुल फॉर्म याद रखेंगे। ठीक है, अब कुछ कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें जो ओपन एआई के बारे में पहले भी समझाई थी, दोबारा से समझा रही हूँ। ओपन एआई का मतलब क्या होता है? मतलब खुली हुई एआई नहीं होता है। ओपन एआई का मतलब ये होता है जो आपकी डायरेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने के काम करती है। ये जो है ये आप सभी लोगों के लिए ह्यूमैनिटी को एज अ होल कैसे हम मदद कर सकते हैं, यानी कि ये बिल्कुल नॉर्मेटिव फॉर्म के अंदर क्या है आप लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है, जिसके लॉन्चिंग के अंदर एलन मस्क
सैम अल्टमैन, ये लोग थे जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को के अंदर इसे ओपन किया था। अब एलन मस्क इससे दूर हो चुके हैं, मतलब अब नहीं है। इन्होंने चैट जीपीटी को रिलीज किया था नवंबर 2022 के अंदर, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड चैटबॉट है। आप कुछ भी कर सकते हो, आपने इसके बहुत सारे रील अभी देख लिए होंगे। इसका लेटेस्ट वर्जन चैट जीपीटी 3 था, जो रिसेंटली लॉन्च किया गया था। ओपन एआई प्रोडक्ट है ये, ओपन एआई इस कंपनी का नाम है। और ये जो है ये बिल्कुल आप लोगों के लिए क्या करती है, ह्यूमन ओरिएंटेड रिजल्ट्स निकाल के देती है। सही बात है। डॉल ई या डॉल ई 2 जो है ये भी आपके जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म्स हैं जो भी सेम ही काम करते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, आप टेक्स्ट दे सकते हो ओपन एआई को। ये जो टेक्स्ट है ये इनके लिए एक इमेज बना के आपको दे सकता है, या आप एक इमेज दे दो, इमेज से रिलेटेड टेक्स्ट आपको निकाल के दे देगा। मैं आपको एक टॉपिक का नाम दूं, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बना के दे देगा, पैराग्राफ लिख देगा, कोड कर देगा, कुछ भी ये कर सकता है। ठीक है ना। ये वही वाला इंफॉर्मेशन है, ये वही वाली चीज है जिससे लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी, पर एक्चुअली में देखा जाए तो ये क्या है, वो स्किल की बात है ना। एआई को भी तो अपन ही चलाएंगे। इसके अलावा एक कोडेक्स नाम से भी आप लोगों को पूछा जा सकता है क्या है, तो कोडेक्स जो है ये भी आप लोगों का बिलियंस ऑफ कोड्स को जनरेट किया है, मतलब यूज करके जनरेट किया है डेवलपर्स जो है उनकी हेल्प के लिए। ठीक है, ये जो था ये चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी को फाउंड करवाया गया था भाई। और ये जो है ये आप लोगों के लिए क्या करता है, कंप्लीट कोड फाइंड करने का काम करता है। टेक्स्ट नहीं, कोड जनरेट करता है ये कोडेक्स। ये भी पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा, है ना। इमेजेस और टेक्स्ट दोनों पर आपका चैट जीपीटी काम करता है। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जिन्होंने काम किया, बट सबसे सक्सेसफुल अभी तक जो है वो चैट जीपीटी हुई थी। ठीक है ना, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ, टाइमिंग चेंज हो गया है बच्चे, 10 की जगह जो है वो आपका टाइमिंग हो गया है 7 बजे। 7 PM मैं आपका सेशन डेली लेके आऊंगी अब से। हाँ, सोरा भी अभी आ गया है, वेरी गुड। कह रहे क्वांटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है क्या? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मैम ये साइंटिफिक फीचर्स पे काम करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव मेजर्स, सब्जेक्टिव एनालिसिस। देखो पहली बात तो ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट करो। डी 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 लो मैम, ये तो बहुत ही टुच्चू पुच्चू लुच्चू मुच्चू सा क्वेश्चन हो गया। सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन एलिमिनेट करके ही आंसर आ गया। आप क्या फालतू में आंसर्स निकाल रहे हो मैम, समझ में आया क्या? डी ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर आ गया। चॉइस एलिमिनेशन लगाना, कल बोला था कि चॉइस एलिमिनेशन लगाना सिखाऊंगी। डी सब्जेक्टिव एनालिसिस, मैम ये जो है ये पोस्ट पॉजिटिविस्टिक लोग करते थे, पॉजिटिविस्टिक नहीं करते थे। सिर्फ डी ऑप्शन को एलिमिनेट किया और आंसर निकल गया। और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे? समझ गए है ना। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल क्या कहता है, देखो कहता है कि आपके पास में एक स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बोल रही थी ना, सिचुएशनल बेस्ड टेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको एक सिचुएशन गिवन है, एक एग्जाम्पल, और आपसे पूछा जा रहा है कौन सी टाइप की फैलेसी इसमें लगेगी। क्वेश्चन कहता है, आई एडमिट दैट देयर आर पीपल फॉर हुम इवन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज अ बिग क्वेश्चन. माई आंसर इज दैट आई डू नॉट एड्रेस देम बट आई presuppose a minimum of the reason in my readers. Identify the fallacy in the above statement. मैं स्वीकार करता हूं कि ऐसे लोग हैं जिनके लिए ईश्वर का अस्तित्व भी एक बड़ा सवाल है। मेरा उत्तर यही है कि मैं उन्हें संबोधित नहीं करता, लेकिन मैं अपने पाठकों को न्यूनतम तर्क रखता हूं। लो भाई, कौन से टाइप की फैलेसी है ये पूछी जा रही है। सिचुएशन ये है कि जो मेन मुद्दा था, है ना,
वो मेन मुद्दे को इन्होंने डिस्कस करने से ही मना कर दिया और अपने हिसाब से जो है वो इन्होंने एक सिनेरियो क्रिएट करा जिसको ये एक फॉल्स एक्सप्लेनेशन के तौर पर यूज कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में वही हो रहा है। जब भी हम एक फॉल्स एक्सप्लेनेशन क्रिएट कर ले या एक फॉल्स इमेज क्रिएट कर देते हैं तो होती है स्ट्रॉमैन फैलेसी। क्या होती है? स्ट्रॉमैन फैलेसी। तो करेक्ट आंसर जो है वो आप सभी लोगों के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब आप एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को छोड़ के कोई दूसरे वर्जन के ऊपर काम करो, एक दूसरा ही फॉल्स आर्ग्यूमेंट डिस्कशन स्टार्ट कर दो। हाँ, टॉपिक पे नहीं आ रहा है मैम, इधर उधर की पंचायत ज्यादा कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हैं? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि ये क्या करते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कभी झूठ नहीं बोलती, ठीक है, मैंने ऐसे बोला कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अब ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, आप इसका कोई लॉजिक नहीं दे सकते हो, ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। स्लिपरी स्लोप जब आता है जब हम राई का पहाड़ बनाते हैं, छोटी सी सिचुएशन से हम बड़ी से कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, तब वो आता है स्लिपरी स्लोप। बैगिंग द क्वेश्चन, घूम फिर के हम क्वेश्चन पे ही वापस आ जाएं, है ना, तो हमारे लिए वो क्या होता है, ये होता है हमारा बैगिंग द क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर यहां पर तो सीधा सीधा हो ही गया है आपका स्ट्रॉमैन फैलेसी। अगला सवाल देखिए, शानदार सवाल फॉर आईसीटी। Advent of 5G technology is expected to revolutionize various sectors. Which one of the following is the key feature of 5G technology? है ना, आपने 3G भी सुना होगा, 2G भी सुना होगा, 4G भी सुना होगा। अब आज का जमाना 5G का जमाना है तो 5G भी सुना है। तो मुझे बताओ कि क्या ऐसा खास है 5G? पहली बात तो ये समझ में आ रहा है ना कि 5G जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, 2020 के अंदर ये टेक्नोलॉजी आई है ना। हम 4-5 में 3G पे काम करते थे, फिर थोड़ा और टाइम लगा, हम 10 के अराउंड 2010 के अराउंड हम 4G पर आए, उसके 10 साल बाद हम 5G पर आए। इंटरनेट स्पीड इंक्रीज हो गई, इंटरनेट की बैंडविड्थ इंक्रीज हो गई, सारी चीजें बेहतर हो गई मैम 4G के कंपैरिजन में। तो लोअर डेटा रेट्स है 4G के कंपैरिजन के अंदर, कम होगी दरें। अरे नहीं मैम, ये तो गलत बात लिखा है ना। डिक्रीज्ड नेटवर्क की लेटेंसी है, लेटेंसी के मतलब होता है डिले होना किसी कार्य में, नेटवर्क के अंदर डिले आने लगा है, इसका डिक्रीमेंट हो गया है। यस, बिल्कुल सही। जब कोई टेक्नोलॉजी विकसित रूप में आपके सामने आती है, सोच के देखना, आपके पास में ऑल्टो थी भाई, ठीक है, और फिर आपने क्या ले ली, फिर आपने इमेजिन करिएगा मर्सिडीज ले ली। तो भाई जब आपने मैम एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पे गए तो गाड़ी नई टेक्नोलॉजी के साथ में लिया, आपने लेटेस्ट वर्जन लिया है, तो उसमें जो खामियां थी वो नहीं होंगी। तो भाई बात सही है, नेटवर्क लेटेंसी कम हो गई है, सही है, डिलेस कम होते हैं, हम जल्दी, स्पीडी डेटा हमारे पास में है, स्पीडी डेटा रेट्स। रिड्यूस्ड डिवाइस कनेक्टिविटी, गलत बात है, ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ गई है। हायर डिपेंडेंसी ऑन दी ओल्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, नो, लेटेस्ट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स पर हम डिपेंडेंट हो गए हैं। 5G टेक्नोलॉजी वही है जो आप सभी लोगों को याद हो, तो हम ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो स्पीड एक्सपेक्ट करते हैं ना, ऑप्टिकल फाइबर्स, ये वही वाली टेक्नोलॉजी है मैम, ठीक है जी। तो देखो याद रखने वाले पॉइंट्स है, 2004-5 में आई थी, 6-10 में, ये 20 में आया। 2 Mbps, Mbps की फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ये 200 Mbps तक चला गया था, ये आया है आप लोगों का मोर देन 1 Gbps। Mbps की और Gbps की फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है, और अगर आप नहीं जानते हो तो लिख लो क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पर लेटेंसी की बात करूं, देरी की, डिलेस की बात करूं तो 100 से 500 मिली सेकेंड्स तक का होता था, ये कम हो गया 20 to 30 मिली सेकेंड्स, और ये तो भाई 10 मिली सेकेंड से भी कम का मैम डिले हमको मिलने लगा। यहाँ पर एवरेज स्पीड आती है आप लोगों की 144 kbps, ये यहाँ पर आती है 25 Mbps, यहाँ आती है 400 Mbps तक, बेहतरीन स्पीड, बिल्कुल सही, मेगा बिट्स पर सेकेंड। और Gbps की फुल फॉर्म बाइट्स नहीं, बिट्स, स्मॉल बी बिट्स, कैपिटल बी बाइट, जिसमें 8 बिट होते हैं। मेमोरी का क्वेश्चन गलत करके आए ना, मैंने बता दे रही हूं, मैं एग्जाम सेंटर के बाहर मिलूंगी मैं डंडा लेके, अगर मेमोरी का क्वेश्चन गलत करके आए तो। मुझे पता नहीं, नाम गलत भर के आ जाना पेपर में, रोल नंबर गलत लिख के आ जाना, मेमोरी का क्वेश्चन नहीं गलत करके आओगे, मैं बहुत सच्ची बता रही हूं मैं।
मैं मेरा क्वेश्चन करते हुए स्क्रीन पे या पेपर अब तो ऑफलाइन मिलेगा, मैं बता रही हूँ गलत किए ना मैं बाहर डंडा लेके खड़ी हो जाऊंगी। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना मेरा नेटवर्क बहुत तेज है, मैं एकदम स्क्रीन से निकल के पास पहुंच जाऊंगी, वैसे ही। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के लिए केबीपीएस भी है। तो मैम ये किलो बिट्स पर सेकेंड है, तो किलो, मेगा, गीगा और बिट्स पर सेकेंड तो हो ही गया। सही है, तो 3G, 4G और 5G याद रखेंगे। अब बात आती है कि मैम ये 5G 5G तो चलो समझ में आ गया कि आपने ये बोल दिया है ना। अब मुझे ये बताओ कि ये वोल्ट क्या है, ये वोल्ट वोल्ट क्या है मैम, इस पे भी बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। वोल्ट, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, वोल्ट की फुल फॉर्म ये क्या है, ये आपकी HD हाई डेफिनेशन वॉइस, हाई डेफिनेशन वीडियो अब आपके पास में आता है। फास्टर कॉल रेट्स है। पहले आपने नोटिस किया होगा कि जब वीडियो कॉल करते थे तो मुंह इधर दिखता था, नाक इधर दिखती थी और आंख इधर दिखती थी, बोलते अभी थे, फिर थोड़े डिले के बाद में आवाज आती थी, होठ पहले हिलते हुए दिख जाते थे, तो ऐसे वाला वीडियो कॉल होता था। आज के जमाने में फेस टाइम करते हो, व्हाट्सएप कॉल्स देखो आप, 5G टेक्नोलॉजी में होठ अपनी जगह पे दिखते हैं, नाक अपनी जगह पे, आंख भी अपनी जगह पर, और जब बोल रही हूँ तभी सुनाई दे रहा है। अगर आपको इसका परफेक्ट एग्जाम्पल देखना है ना तो 2x पे आप कभी कभी वीडियो चलाओ और एकदम हायर क्वालिटी पे देखो वीडियो, तो आपको लैग दिखेगा कि मेरे होठ आप लोगों को वो साउंड जो है वो पहले मिल गई है और फिर वीडियो धीरे आ रहा है। ये जो लैग होता है क्योंकि अभी 5G भाई इतना ज्यादा नहीं है ना, तो ये वही है कि भाई एकदम HD वॉइस, फास्टर कॉल रेट्स, इम्प्रूव्ड बैटरी लाइफ आपको मिली है। VONR, वॉइस ओवर 5G न्यू रेडियो टेक्नोलॉजी अब आप लोगों के पास में आ गई है। इस पर आप लोगों का मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन MSO क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में बना हुआ है, इसीलिए इतना फोकस कर रही हूँ इस टॉपिक पर। अगला सवाल देखेंगे, आप लोगों के स्क्रीन पर आ गया है। Which one of the following are the practical significance in research? रिसर्च के अंदर प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कौन सी चीजें रखती है? सामाजिक दबाव, भाई सोशल प्रेशर, रिसर्च का टॉपिक, रिसर्च की डिजाइन, रिसर्च के मेथड, कंपैरिजन विद द फेलो रिसर्चर्स। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की बात हो रही है मैम। देखो वैसे तो देखा जाए तो सामाजिक दबाव बड़ी जरूरी चीज है, सामाजिक दबाव बोल लो, है ना, नौकरी का दबाव बोल लो, गाइड का दबाव बोल लो, वैसे तो ये काफी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो आती है, पर हमें सिग्निफिकेंस देखना है मैम कि हमारी रिसर्च के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए, है ना। जैसे मेरे कई स्टूडेंट हैं जो पिछले साल JRF हुए ना, वो अब जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो उनसे बात करती हूँ तो पूछती हूँ इंटरव्यू में क्या पूछा, तो इनसे इंटरव्यू में बोलता है कि मैम जो गाइड का टॉपिक था, हम किसी और टॉपिक पे तैयारी करके गए, गाइड का जो टॉपिक था वो प्रेशर कर रहा है कि हम उसी पे रिसर्च करें, हम उसी पे हाँ बोल दें उसको कि हाँ सर हम कर लेंगे सर। तो मैंने बोला बोल दिया करो कि हाँ कर लेंगे, सब कर लेंगे हम। वो जैसे इंटरव्यू देने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि यस सर योर कंपनी इज द बेस्ट कंपनी, भले उससे पहले आपने उस कंपनी के बारे में सुना ही ना हो, पर जब नौकरी चाहिए तो करना पड़ता है, सिलेक्शन चाहिए तो बोलना पड़ता है। बट अगर देखा जाए तो ये रियल वर्ल्ड में मैं बोलूँ या अपना आइडियलिस्टिक आंसर के तौर पर तो ये नहीं, सच्चाई है इसमें, पर इतनी सच्चाई नहीं लगानी है, क्योंकि ज्यादा सच्चाई करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। रिसर्च टॉपिक का इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रिसर्च की डिजाइन कौन सी होनी चाहिए, इसका भी इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। रिसर्च का मेथड कौन सा लगाया जाएगा, इस पर भी है। वैसे तो कंपैरिजन विद द फेलो रिसर्चर भी मैम प्रैक्टिकली देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमको बहुत ज्यादा नेतागिरी है, फूफा बनने का हमको बहुत शौक होता है कि हम उससे कंपेयर करें, इससे कंपेयर करें, बट आइडियलिस्टिक आंसर में ऑप्शन नंबर EB चूज नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर D। कर लोगे? अगला सवाल देखिए भाई, शैल आई टेक एडमिशन नाउ और वेट फॉर द न्यू सिलेबस? जो भी नया सिलेबस होगा उसी के साथ पढ़ाऊंगी अगले बैच में, और अगली बार तो मैं और भी कुछ स्पेशल आपके लिए ला रही हूँ, ऑल लाइव बैच लाऊंगी, तो वो तो आप अभी लो, ये कभी लो, नया बैच ही मिलेगा अब तो आपको, पुराना बैच तो खत्म होने वाला है ना, वो तो देंगे नहीं अब आपको, तो आपकी जैसी मर्जी वैसे लो। भाई स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, मैच द कॉलम लगाना है, एक बार इंग्लिश वाले देख लेंगे फिर हिंदी वाले देखेंगे,
और फिर मुझे बताएंगे कि क्या आपका सही आंसर आ रहा है। नहीं, पर आइडियलिस्टिक आंसर के तौर पर जो है वो आपका ये ऑप्शन चूज नहीं किया जा सकता। ये वाले क्वेश्चन समझ नहीं आते, अभी समझ आ जाएंगे सब। अरे इग्निशन ही क्रैश है भाई अंजलि, सब हो गया, इग्निशन ही है। चलो भाई, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, जैसे ही स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन टॉपिक देखूंगी मैं जेड बना लूंगी और कुछ नहीं करूंगी। आपको पता ही है, फिर हम लोग वावल्स याद करते हैं मैम, ए ई आई ओ यू को बोलते हैं गेट आउट, क्योंकि मुझे वावल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है ना स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है। कह रहा है कि सम फ्लावर आर पिंक, ये फॉल्स है, मतलब कि आपका आई जो है वो फॉल्स है। अब हमने ये करना सीखा है कैसे कि मैम जब ये फॉल्स हो जाता है तो ये जो आप लोगों का ऊपर वाला है ये क्या करेगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये जो है आप लोगों का, ये इसका टोटली ऑपोजिट, ये ट्रू हो जाएगा, और ये जो ओ है ये भी ट्रू हो जाएगा। सब कॉन्ट्रेरी में होता है ना कि एक फॉल्स हो गया तो दूसरा ट्रू हो जाता है, हो गया ना। मैं ये कह रही हूं बस आप एक पकड़ो और उसके हिसाब से करो। अगर आई आपका फॉल्स है तो क्या क्या ट्रू होगा, क्या क्या फॉल्स होगा, क्या मैं ये लिख सकती हूँ? अब मुझे एक बात बताओ, लिखा है कि आई फॉल्स है ओ ट्रू है, ये तो मैम देखो बात ही गलत है। अगर मेरे पास में आई की बात हो रही है, ये जो है ये फॉल्स है, तो ए जो है वो भी फॉल्स हो रहा है और ई जो है वो ट्रू हो रहा है। मुझे यहाँ पर कुछ सही एक आंसर दिखता है मैम, यानी कि हमारे लिए ए का होना चाहिए था 2। जब ए का 2 होना चाहिए था तो मैम 50-50 हम पहले ही खेल चुके हैं। सही है, अगले सवाल पे चलो। कह रहा है कि नो जो है वो ट्रू है। अब अगर ये ट्रू है तो मैम आई जो है वो फॉल्स होगा। आई फॉल्स वाला ऑप्शन कहीं है क्या? मैम है, मैम है, सिर्फ रूल लगा रही हूं। जब भी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का क्वेश्चन आएंगे तो चुपचाप जेड बनाएंगे, चारों के डिनोशंस लिखोगे, नोटेशंस लिखने के बाद में एक एक करके उठाओगे और उनके तीनों से रिलेशंस लिखोगे। जो ऑप्शन में मैच करेगा चुपचाप लगाओगे, आंसर टिक करोगे, गोला भरोगे, जय श्री राम बोलोगे और आगे बढ़ जाओगे अगले सवाल पे। ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर एक ऑप्शन को करके ही आंसर निकल रहा है तो ज्यादा अच्छे नहीं बनेंगे कि नहीं मैडम हम तो चारों सॉल्व करेंगे, हम तो प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस एग्जाम के पहले करनी है, एग्जाम सेंटर पे बैठ के नहीं करनी है। डोंट वेस्ट योर टाइम। आगे चलो भाई। नहीं बेटा, फॉल्स ऊपर की तरफ चलता है, ट्रू जो है वो नीचे की तरफ चलता है। तो अगर नीचे वाला ट्रू होता है तो ऊपर वाला अनडिटरमाइंड होता है, सब ऑल्टरनेशन। फॉल्स में नहीं होता, फॉल्स में ये नीचे तो वो भी ऊपर। अगला सवाल देखिए जी। हाँ, आज ही से शुरू हुआ है। अरे 500 सवाल कराऊंगी हिमांशी, सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे इसके अंदर, कुछ ही नहीं छोड़ेंगे। आप तो बस 7 बजे लगे रहो मेरे साथ। क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर सवाल है, फिर से आईसीटी के साथ में मैंने करंट को इंटीग्रेट करके सवाल पूछा है। कहता है क्वांटम कंप्यूटिंग has been a buzzword in the ICT sector due to its potential to solve complex problems much faster than the classical computers. Claimed to achieve quantum supremacy in October 2019. किसने था जिसने सुप्रीमेसी मतलब जिसने सबसे पहले भाग के रेस जीत ली? सबसे पहले हमने इस विषय पे काम किया, सबसे पहले हमने इस टॉपिक पे कुछ ना कुछ जनरेट करके दिखाया। सबसे पहले किसने काम किया? क्वांटम कंप्यूटिंग पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो हमारे पास में एक नॉर्मल कंप्यूटर से, एक जमाना ऐसा था 1930s का 40s का जमाना था जब एक रूम के बराबर इतना बड़ा हमारे पास में एक कंप्यूटर होता था, सोचो, जिसमें कोई डिस्प्ले भी नहीं होता था। फिर हम लोग आए
इस जनरेशन से निकल के हम जो है वो लेटेस्ट जनरेशन पे है, वैक्यूम ट्यूब से, ट्रांजिस्टर से आईसी से वीएलएसआई, फिर वीएलएसआई से हम लोग माइक्रो प्रोसेसर जिसको बोलते हैं, हमारे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 5th जनरेशन कंप्यूटर पे। उसके बाद में हमने पढ़े मैम सुपर कंप्यूटर्स। क्या पढ़े? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या करता था? सुपर कंप्यूटर मैम फ्लॉप टेक्नोलॉजी पे चलता है ना, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस कर लेता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन क्या थी? इसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन है आप लोगों का क्वांटम कंप्यूटर्स, जिसमें क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। क्वांटम मतलब होता है टाइम का सबसे छोटा फ्रैक्शन। अब आप सोचो कि जो स्पीड है कंप्यूटर के प्रोसेसिंग की, वो क्वांटम से चल रही है, इतनी तेज, यानी कि आप सोचोगे भी नहीं, उससे पहले रिजल्ट निकल जाएगा। यही टेक्नोलॉजी है जो आगे जाके कहते हैं कि टाइम मशीन बना देगी। यू नेवर नो, स्टीफन हॉकिंस सर ने यही बोला था। सो एनी विच वेज हम आते हैं टॉपिक पर, और टॉपिक ये कहता है कि जो गूगल था, सुंदर पिचाई सर ने इसका लॉन्च किया था साइकामोर का नेम से। साइकामोर, ये मैं पहले भी कवर भी किया था करंट अफेयर में जब आया था ये। तो साइकामोर नाम का पहला क्वांटम प्रोसेसर इन्होंने बना के दिखाया था। गूगल था जो रेस जीता, जिसने सबसे पहले क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम किया। जो बच्चे जानते हैं वो जानते होंगे, क्योंकि मैंने इस पर काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, यूट्यूब पे देखोगे तो मिल जाएंगे। आईसीटी नॉलेज कम है, आईसीटी की प्लेलिस्ट देख लो प्रियंका, है ना, आपको काफी सपोर्ट मिल जाए। हाँ भाई, जूजल करेक्ट आंसर है। अब जूजल के बाद में इससे जूझो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। हाँ, क्लास डेली 7 PM होगा। इंग्लिश में देख लो एक बार, फिर हिंदी में दिखाऊंगी। साहित्य की समीक्षा यानी कि रिव्यू ऑफ द लिटरेचर से शोधकर्ता को अपने निष्कर्षों की व्याख्या करने में मदद मिलती है। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर इज नॉट ऑफ एनी हेल्प इन लर्निंग डिफरेंट थियोरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस ऑफ योर रिसर्च एरिया। एक दूसरे को ही कॉन्ट्रेडिक्ट करते हुए स्टेटमेंट दिख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर आपको इन सवालों में प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होता है कि कैसे आंसर चूज करें, तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इन स्टेटमेंट्स को देखूं तो क्या ये एक दूसरे का उल्टा नहीं बोल रहे? एक जगह तो कह रहा है कि लिटरेचर रिव्यू हमारी हेल्प करता है, और एक जगह कह रहा है कि लिटरेचर रिव्यू से हमको कोई हेल्प नहीं मिलती। तो पहली बात तो मैम, ये बोथ स्टेटमेंट ट्रू या बोथ स्टेटमेंट फॉल्स वाले को हटाओ, 50-50 करो। कर लोगे? वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया है। अब बात ऐसी है मैम, जब ऐसे हो जाता है ना कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट, तो पहले बल्ले बल्ले कि 50-50 हो गया। अब देखो, लिटरेचर रिव्यू रिसर्च के स्टेप्स में, 8 स्टेप्स की ये जो रिसर्च प्रोसेस है, इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपका पहले से शुरू होता है और अंत तक चलता है। और बिल्कुल सही बात लिखी है कि ये आप लोगों के रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो तो ट्रू है, बट आपका स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो फॉल्स है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। रिसर्च का जो लिटरेचर रिव्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी वर्क की ओरिजिनलिटी को इवैल्यूएट करने में काम करता है, आपकी मेथोडोलॉजी या उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात करता है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑथर के ऊपर बात करता है ना, परसुएसिवनेस आप लोगों की जो हो गई, सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्क ऑफ द फील्ड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताता है कि मैं जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रही हूँ, जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, इस टॉपिक पर लोगों ने कितना सोचा है और लोगों का क्या मानना है इसके बारे में। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये किसके लिए बनाई गई है? डिजिटल मार्केटिंग, सप्लाई चेन मार्केटिंग, फूड डिलीवरी सर्विसेज या एंटरटेनमेंट स्ट्रीमिंग सर्विसेज के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज एक्सप्लोरिंग इट्स यूज? सबसे पहले तो मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉकचेन? ये जो वर्ड है ये आया था बिग डेटा के टाइम पर, आईसीटी का ये सवाल है, और बिग डेटा टेक्नोलॉजी के दौरान ये सवाल आप लोगों का बड़ा ज्यादा चलन में चला कि ब्लॉकचेन क्या होता है। देखो, बिग डेटा का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आज के टाइम पर सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स किस देश में बढ़ रहे हैं?
इंडिया के अंदर, क्योंकि पॉपुलेशन में हम नंबर 1 पे हैं और अब ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन इंटरनेट पे शिफ्ट हो रही है, ठीक है ना। अब हमारी जो बड़ी वाली जनरेशन थी, हमारे माताजी पिताजी भी जो है वो घर में कम, इंटरनेट पे ज्यादा मिलेंगे अब आप लोगों को, तो हमारे पास में जो मेजर ऑडियंस है वो इंटरनेट पे शिफ्ट हो रही जा रही है। अब इंटरनेट क्या है मैम? इंटरनेट एक पब्लिक सर्विस है ना, पब्लिक नेटवर्क है, यानी कि एक तरीके से लगता है कि हमको इतने नॉमिनल चार्जेस है कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो खतरे के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, है ना। कोई भी आपको कहीं से भी ट्रैक कर सकता है, आपका कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, डेटा निकाल सकता है। तो इस डेटा की जो सिक्योरिटी है, इस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की सिक्योरिटी जो है वो करने का काम करती थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिग डेटा को सिक्योर करने का काम। जैसे क्रिप्टो करेंसी, हमारे देश के अंदर बिटकॉइन को बैन किया गया था काफी लंबे समय के लिए, आपको पता है ना। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा लूज किया था इस सिक्योरिटी लैप्स की वजह से, जो कि लोग समझते नहीं है इंटरनेट या यूट्यूब को यूज करने से पहले कि एक्चुअली में ये सिक्योर नहीं है। एनी विच वेज, तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी थी भाई, इसका किस पर सबसे ज्यादा यूज किया गया, यही चीज मैंने आप लोगों से पूछी थी। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर इसका काफी काम किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, जिन्होंने भी बी सही आंसर दिया बहुत ही बढ़िया बात है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जी, अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे कहता है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑर्डर, और आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर क्या होगा रिसर्च स्टेप्स का। वेरी गुड ज्योति जी, ब्लॉक मैम, बिग डेटा को ब्लॉक करके अलग अलग रखना, बिल्कुल सही। मैंने बीएड कब करा? मैंने बीएड किया ही नहीं है, मैं क्यों करूंगी? कंप्यूटर साइंस में बीएड होता ही नहीं है। सी, चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। लिटरेचर रिव्यू है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, प्रिपेयरिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन है। चलिए जी, सबसे पहली बात तो मुझे एक बात बताइएगा, डेटा का कलेक्शन जो है वो यहाँ पर सबसे एंड में मुझे लग रहा है कि होता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहली बात तो मैं ऑप्शन नंबर ए को और डी को हटा दूं। आगे देखो, आगे कहते हैं कि सबसे पहले क्या होना चाहिए था, तो रिसर्च प्रॉब्लम को आप सबसे पहले डिफाइन करोगे कि नहीं करोगे? सोच के देखो भाई, सबसे पहले आप क्या करोगे? रिसर्च डिजाइन को ही तो सॉरी, रिसर्च डिजाइन क्या, रिसर्च की प्रॉब्लम को ही तो डिफाइन करोगे। हाँ मैम, खत्म, इतना सही था ये सवाल। सबसे पहले वाला पता है, सबसे एंड वाला पता है। सबसे पहले रिसर्च की प्रॉब्लम देखोगे, फिर आप उसके अकॉर्डिंग लिटरेचर रिव्यू करके आप लोग डिजाइन बना लोगे, है ना, मतलब हाइपोथेसिस बनाओगे, फिर उसकी डिजाइन बनाओगे, फिर डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद में रिजल्ट्स निकालोगे। अब इसमें से एक FIQ क्वेश्चन बनाने का मेरा बड़ा मन है, आप कहें तो बना देती हूँ। मुझे एक FIQ क्वेश्चन बनाना है। मुझे कोई ये बता सकता है क्या कि हम लोग हर बार बात करते हैं रिसर्च में डिजाइन की, ये जो रिसर्च की डिजाइन प्रोसेस होती है है ना, समझ रहे हो, ये जो आपकी रिसर्च की डिजाइन प्रोसेस होती है, इसमें कितने टाइप्स की डिजाइन होती है और कौन कौन सी डिजाइन जो है वो इसके अंदर बनाई जाती है। रिसर्च डिजाइन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और किस नेम से करते हैं, ये सवाल मुझे लगता है कि अच्छा सवाल है। कोई बताना चाहे इसका आंसर तो बता सकता है। वेरी गुड, जिन्होंने देखो रिसर्च पढ़ी है वो तो सही सही बता देंगे, बाकियों का क्या हिसाब किताब है भाई? रिसर्च डिजाइन जो है वो 4 टाइप्स की होती है, और मैंने आपको बोला था कि डिजाइन होनी चाहिए 100 का मतलब है कि मैम आपकी जो ये डिजाइन है ये सैम्पलिंग डिजाइन होती है, फिर आपके पास में एक होती है ऑपरेशनल डिजाइन,
फिर आपके पास में एक होती है स्टैटिस्टिकल डिजाइन और एक होती है आप लोगों के पास में ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। तो सैम्पलिंग डिजाइन, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, स्टैटिस्टिकल डिजाइन और ऑपरेशनल डिजाइन, ये 4 टाइप की डिजाइनिंग है जो हम लोगों को बनानी होती है। तो आपसे अगर पूछूं कि रिसर्च की डिजाइन कैसी होनी चाहिए, तो मैम 100 होनी चाहिए। ऐसे आप इस टॉपिक को याद रख सकते हैं। सही है, कर लोगे? अगला सवाल देखिए भाई, लॉजिकल रीजनिंग का ये सवाल है। करेक्ट आंसर बताइए मुझे इसका क्या होने वाला है। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के ऊपर ये सवाल है, एक बार इंग्लिश में पढ़ लो फिर हिंदी में दिखाऊंगी। कहते हैं कि इन अ वैलिड कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इफ अ टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन देन इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमाइसेस। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम था फॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल फैलेसी जो मैम फॉर्मेट के ऊपर बात करती है, जो कि फॉर्मेट के ऊपर बात करती है। हमने ये पढ़ा था, आपके पास में एक जो होता है वो होता है मेजर प्रीमाइस, एक जो है वो होता है माइनर प्रीमाइस, और एक हमारे पास में होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर हमारे पास में क्या नहीं होती, मिडिल टर्म नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मेजर टर्म होती है और माइनर टर्म होती है। अगर मैम मेजर टर्म और माइनर टर्म आपके कंक्लूजन के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो अपने अपने प्रेमाइसिस के अंदर भी क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो क्या आएगा मैम, तब आएगी फॉर्मल फैलेसी। कौन सी फॉर्मल फैलेसी आएगी, इलिसिट, और इलिसिट मेजर एक फैलेसी आएगी या इलिसिट माइनर एक फैलेसी। अगर आपकी मेजर टर्म कंक्लूजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है पर मेजर प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो इलिसिट मेजर फैलेसी आएगी, एंड सिमिलरली फॉर माइनर ऑल्सो। मैम अब ये सारी चीजें तो आपने याद दिला दी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज क्या है ये भी बता दीजिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ क्या कहता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी भी शब्द के आगे, किसी भी शब्द के आगे, कोई भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट के आगे, कोई भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट के आगे, आगे मतलब पहले अगर शब्द आए जैसे कि नो, अगर शब्द आए नन, नॉट, ईच, एवरी, ऑल, अगर इस तरीके के शब्द आए या इनका कोई भी भाई बंधु आए, मेल जोल इनका रखने वाला कोई भी शब्द आए, तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, है ना। इसमें से एक स्पेशल है नो, क्या याद कराया था, ओ हो, क्या याद कराया था नो के लिए, हम तो डूबेंगे सनम संग तुम्हें भी डूब लेंगे, साथ लेके डूब लेंगे, मतलब वो वाला गाना था ना, वो गाना लगाया था हमने। मतलब अगर मैं लिखती हूं दैट नो बॉय इज स्मार्ट, तो इसमें ये बॉय सब्जेक्ट है, स्मार्ट प्रेडिकेट है, और दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। नो जो है मैम वो एक ऐसा सिनोनिम, एक ऐसा प्रीफिक्स है जो क्या करता है, जो हम तो डूबेंगे सनम मतलब सब्जेक्ट के साथ साथ प्रेडिकेट को भी लेके डूबता है। नो दोनों पे अप्लाई होता है। हाँ जी, सारी चीजें याद आ गई तो एक बार थम्स अप हो जाना चाहिए लाइव चैट में, जल्दी से, बिल्कुल जल्दी। ये सारी चीजें याद आ गई क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मल फैलेसी, इलिसिट वाली फैलेसी सब याद आ गया तो बढ़िया बात है। अब ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दिस कंक्लूजन ऑफ अ वैलिड आर्ग्यूमेंट कैन नॉट असर्ट एनी मोर देन इट्स कंटेन्ड इन दी प्रीमाइसेस। देखिए मैम बात ऐसी है कि बात तो सही लिखी है। अगला सवाल देखिए, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आप लोगों का एक सवाल मैंने बनाया है। अगेन लेटेस्ट पैटर्न, एकदम ट्रेंडी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों का सवाल है। क्या कहता है, जो आपकी जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी है, जीरो ट्रस्ट जो मॉडल है वो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। जीरो ट्रस्ट का मतलब होता क्या है, हिंदी में भी देख लो एक बार। फॉर्मल फैलेसी का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग वाली क्लास में जाके देख लेना ज्योति, समझ में आ जाएगा। देखो जीरो ट्रस्ट, जीरो ट्रस्ट मतलब भैया किसी पे भरोसा मत करो, आंख बंद करके, कोई ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, है ना,
सारी चीजों को खुद से चेक करो, सारी चीजों को खुद से वेरीफाई करो, तभी जाके काम बनेगा। ट्रस्ट नो वन, वेरीफाई एवरीवन, इट इज कॉल्ड ए जीरो ट्रस्ट पॉलिसी। कोई मुझे ये बता दे कि ये जो साइबर है, साइबर स्पेस, साइबर स्पेस का मतलब क्या होता है, और साइबर स्पेस जो है वो कैसे अलग होता है आपके फिजिकल स्पेस से? ये सवाल आप लोगों का यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर सवाल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल स्पेस एंड साइबर स्पेस? कोई बता सकता है क्या? जब तक हम चलते हैं अगले सवाल पे। सैम्पलिंग डिजाइन, स्टैटिस्टिकल डिजाइन, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन एंड ऑपरेशनल डिजाइन। देखो अभी अभी सोसो के ऊपर बात करी थी और सोसो के ऊपर ही सवाल आ गया है। एक बार हिंदी में भी देखेंगे। मैम साइबर स्पेस इंटरनेट, होली ऑनलाइन, फिजिकली ऑफलाइन, साइबर मीन्स ऑनलाइन, साइबर स्पेस इज डायनेमिक है, साइबर स्पेस इज वर्चुअल, जो कि हमारे सामने ना तो हमें वो दिखता है ना हम उसे छू सकते हैं, कुछ भी नहीं है, वो वर्चुअल है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। फिजिकल मतलब रियल वर्ल्ड है, स्टैटिक है। ऑप्शन नंबर डी दे रहे हो आप लोग आंसर? पक्का? गारंटी लॉक कर दूं? अरे वाह यार, बहुत ही बढ़िया बात है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं सभी लोग और बिल्कुल सही दे रहे हैं। देखो, प्री प्लान्ड डिजाइन फॉर एनालिसिस, स्ट्रक्चर्ड और वेल थॉट फॉर इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन ऑफ डेटा, एडवांस डिसीजन अबाउट ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन। देखो मैम, सैम्पलिंग डिजाइन से मैच करिए, है ना, ऑपरेशनल से ऑपरेशनल को मिला दीजिए, ताल से ताल को जैसे मिलाते हैं। फिर डेटा कलेक्शन वाली बात आ गई है तो मैम हमारा किस पे आएगा, वो एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिकल आ जाएगा।